नमस्कार। हाईलाइट विजन चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं विकास कुमार यादव। भारत की सबसे बड़ी अदालत सर्वोच्च न्यायालय ने एक बहुत बड़ा फैसला सुनाया है जिससे केंद्र सरकार को राहत मिली है। दरअसल यह फैसला नोटबंदी से जुड़ा हुआ है जिसको लेकर 2016 से कई सारी याचिकाएं कोर्ट में पेंडिंग पड़ी हुई थी और याचिका दाखिल करने वालों ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया था, जिसको ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के लिए एक संविधान पीठ गठित की थी, जिस पीठ के लिए 5 न्यायाधीशों की नियुक्ति की गई थी। यह फैसला 4-1 की बहुमत से सुनाया गया है, यानी कि 5 जजों में से 4 जज ने नोटबंदी के सपोर्ट में फैसला दिया है तथा एक जज जस्टिस नागरत्ना ने अपना अलग पक्ष रखा है। तो आज हम इसी से जुड़े हुए मुद्दे का विश्लेषण करेंगे और ये जानेंगे कि नोटबंदी की आखिरकार जरूरत क्यों पड़ी थी भारत में, और नोटबंदी करने के लिए सरकार की जो मंशा थी क्या वो मंशा खरी उतर सकी, और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि भारत में क्या ये पहली बार नोटबंदी की गई है या फिर उससे भी पहले भी नोटबंदी की जा चुकी है। और लास्ट में ये जानेंगे क्या भारत सरकार के पास अधिकार है कि वह सभी नोटों को बंद कर सके या फिर उसका विमुद्रीकरण कर सके। तो इसके लिए आप वीडियो का लास्ट तक जरूर बने रहें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम 2016 के उस आदेश पर नज़र डालेंगे जो प्रधानमंत्री ने 8 बजे रात को ऐलान किया था। गौरतलब है कि भारत के प्रधानमंत्री 8 नवंबर 2016 को देश को संदेश देकर कहा था कि 500 और 1000 के नोट रात 12 बजे से बंद कर दिए जाएंगे, जिसके ऐलान होते ही पूरे भारत में बैंकों के सामने लंबी कतारें देखने को मिली और लोगों को अपने मेहनत और पसीने से कमाए हुए पैसे को बैंकों के लाइन में लेके खड़ा रहना पड़ा। और सरकार के इस निर्णय से कई सारे लोगों की नौकरी चली गई जो बेरोजगार हो गए और इसका अर्थव्यवस्था पर इतना प्रभाव पड़ा था कि अभी भी कुछ लोग इसे झेल रहे हैं। इसी को लेकर जनहित याचिकाएं कोर्ट में दाखिल की गई थी कि इससे लोगों को बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और सरकार ने ये निर्णय तत्काल में लिया है। लेकिन सरकार ने अपना पक्ष रखा और कहा कि विमुद्रीकरण की प्रक्रिया सुविचारित थी, इसके लिए पहले से विचार और विमर्श किए जा रहे थे, उसके बाद ये ऐलान किया गया था। सरकार ने यहाँ तक कहा कि विमुद्रीकरण से फेक करेंसी, टेरर फंडिंग, ब्लैक मनी तथा टैक्स चोरी के मामलों से निपटा जा सकेगा, लेकिन ये असंभव रहा। हम आपको एक आंकड़े बताते हैं। जब नोटबंदी की गई थी उसमें पूरे भारत में 500 और 1000 रुपए के जो नोट प्रचलन में थे यानी कि चलन में थे, उनमें से कुल 99.90% नोट बैंक में तय समय सीमा के अंदर जमा कर दिए गए थे। यानी कि सरकार का यह आदेश सिर्फ 0.1% ही नोटों पर लागू हुआ, क्योंकि इतने ही परसेंट नोट बैंक में जमा नहीं किए गए थे तो आप उन्हें ब्लैक मनी का रूप दे सकते हैं। लेकिन इन 0.1% में कुछ ऐसे लोग भी शामिल हैं जिन्होंने अपना पैसा रख दिया था और किसी कारणवश वे अपने मूल निवास छोड़कर किसी दूसरे राज्य या फिर कहीं दूसरी कंट्री में चले गए थे, उनका पैसा वहां पे जमा रह गया। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि इस भारत सरकार द्वारा लिया गया निर्णय कितना कारगर साबित हुआ और ये कितना सफल हुआ। अब हम ये जान लेते हैं कि इसके पहले भी कितनी बार विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी की जा चुकी है। भारत में नोटबंदी की ये पहली प्रक्रिया नहीं है, इससे पहले भी नोटबंदी भारत में की जा चुकी है। सर्वप्रथम 1946 में भारत में 500, 1000 और 10,000 को नोट को एक अधिसूचना के जरिए बंद कर दिया गया था तथा 1970 में प्रत्यक्ष कर की जांच के लिए वाचुच समिति गठन किया गया था जिसने विमुद्रीकरण का सुझाव दिया था यानी नोटबंदी का सुझाव दिया था। लेकिन यह सुझाव सार्वजनिक होने के कारण नोटबंदी का फैसला नहीं लिया जा सका। इसके बाद 1978 में मोरारजी देसाई की सरकार ने कानून लाकर 1000, 5000 और 10,000 नोट को बंद कर दिया था, यानी कि यह सबसे बड़ी नोटबंदी थी। इसके बाद 2005 में मनमोहन जी की सरकार ने 2005 के पहले के पुराने 500 नोटों को विमुद्रीकरण कर दिया गया था, यानी कि बंद कर दिया गया था। तो ये था विमुद्रीकरण यानी कि नोटबंदी का इतिहास। तो भारत की ये नोटबंदी अलग नहीं थी, लेकिन सरकार द्वारा लिया गया निर्णय वो एक सवालों के घेरे में था जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रख दिया है और लोगों के अंदर से अब वो सब वहम दूर हो गए हैं। अब हम ये भी जानेंगे कि क्या सरकार के पास नोटबंदी का अधिकार है या फिर आरबीआई के पास। क्या कहता है कानून। नोटबंदी को आरबीआई एक्ट की धारा 26 के तहत लागू किया जाता है। सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश के अनुसार सरकार एक अधिसूचना के जरिए किसी भी सीरीज के नंबर की वैधता को खत्म कर सकती है। इस प्रावधान में गौर करने की बात है, सरकार अधिसूचना सेंट्रल बोर्ड की सिफारिश पर ही ले सकती है, यानी कि सरकार ये निर्णय नहीं ले सकती। यानी कि सरकार सिर्फ एक वाहक है
और सरकार इस अधिसूचना को जारी कर सकती है, लेकिन निर्णय लेने का काम जो है वो सेंट्रल बोर्ड का होगा और सेंट्रल बोर्ड ही इस पे निर्णय ले सकती है और उसको सिफारिशों से ही केंद्र सरकार नोटबंदी कर सकती है। और इन्हीं सारे तथ्यों की कमी होने की वजह से 2016 की नोटबंदी सवालों के घेरे में आ गई थी, क्योंकि इन तथ्यों में ये डिटेल में नहीं बताया गया कि सरकार को सेंट्रल बोर्ड ने सिफारिश कब की थी, उन सिफारिशों के आधार पर केंद्र ने निर्णय लेते समय इन सभी तर्कों पे किस तरीके से अमल किया। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आप मेरे साथ यहाँ तक आए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।